कुल संपत्ति अर्थात जितनी भी संपत्ति है उन सबको आप जोड़ लीजिए माइनस बाह्य दायित्व। दायित्व पक्ष में से केवल बाह्य दायित्वों को आप इसमें से घटा दीजिए, आपका नियोजित पूंजी निकल आएगा। फिर मान लीजिए एक डाउट आपके दिमाग में बन जाए, कुल संपत्ति तो सर हम जान जाते हैं, देख लेंगे सारी संपत्तियां हैं, कुल संपत्ति है, लेकिन बाह्य दायित्व कैसे पहचानेंगे? बड़ा आसान है। बाह्य दायित्व के अंदर बच्चों जो चीजें आती हैं वो होती हैं केवल क्या क्या होती है, एक तो होता है आपका लेनदार हो सकता है, आपका अधिविकर्ष नाम की कोई चीज है वो हो सकती है, आपका कोई देय विपत्र है वो हो सकता है, आपका कोई ऋण पत्र है ये हो सकता है। इस तरीके की चीजें जो होती हैं वो बाह्य दायित्व मानी जाती हैं। इसको आपको कुल संपत्ति में से घटाना है तो विनियोजित पूंजी आपका बड़ी आसानी से निकल जाएगा। अब बच्चों यहां से कोई डाउट तो होगा ही नहीं, जब ये है तो संपत्ति मालूम, विनियोजित पूंजी आई, यहाँ पुट करिए, गुणा करिए, सामान्य लाभ आया, सामान्य लाभ को वास्तविक लाभ से घटाइए, अधिलाभ आया, अधिलाभ में क्रय वर्षों का गुणा करिए, ख्याति आ गई, अधिलाभ की विधि क्या हो गई? खत्म हो गई। बड़ा सरल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स जैसा भी आपको बनाना हो। अगेन फिर हम आगे बढ़ते हैं। अधिलाभ विधि के बाद जो अगली विधि हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं वो है पूंजीकरण विधि। अगली विधि है यहाँ पर पूंजीकरण विधि, यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में बच्चों दो तरीके का कैपिटलाइजेशन पूंजीकरण होता है, एक होता है सामान्य लाभ का पूंजीकरण और दूसरा होता है अधिलाभ का पूंजीकरण। अधिलाभ का पूंजीकरण जैसा भी आपको करना हो, सामान्य लाभ का आप चाहेंगे तो सामान्य लाभ का भी पूंजीकरण हो जाता है, अधिलाभ का अगर आप चाहेंगे तो अधिलाभ का भी पूंजीकरण हो जाता है। आइए सबसे पहले हम सामान्य यानी कि सामान्य औसत लाभ का पूंजीकरण विधि देखते हैं। तो बच्चों इसमें जो ख्याति का फॉर्मूला होता है वो होता है ख्याति बराबर औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। ठीक है, अब इसमें यहां पर डाउट ये होगा सर विनियोजित पूंजी तो हम लोग समझ चुके हैं, इसके पहले वाले फॉर्मूले में हमने देखा था विनियोजित पूंजी, लेकिन ये औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य क्या चीज होता है? तो औसत लाभ तो आप जानते हैं, उसका पूंजीकृत मूल्य अब आप निकालना सीख जाइए। यहाँ पर मैं यहाँ अलग से दिखा देता हूं आपको, औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य आप कैसे निकालेंगे ये मैं बता देता हूं। तो देखो भाई, औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य निकालने के लिए आपको करना ये होता है, आप रखेंगे औसत लाभ गुणित 100 बटा नीचे रखेंगे आप सामान्य लाभ की दर जो कि आपको प्रोपोर्शन में अवेलेबल होगा। इतना आप कर लीजिए, यहां रखिए, नियोजित पूंजी घटाइए, ख्याति आ जाती है। बड़ा आसान, कोई कठिन नहीं है। ये हुआ पूंजीकरण विधि के अंदर कौन सा? सामान्य औसत लाभ के लिए। आगे बात समझ लो। आइए फिर नेक्स्ट चलते हैं और अगला वाला देख लेते हैं अधिलाभ के लिए। पूंजीकरण में ही अधिलाभ का अगर पूंजीकरण करना हो तब इसको कैसा बनाया जाएगा? तब अधिलाभ के पूंजीकरण के लिए जो ख्याति का फॉर्मूला होगा बच्चों, ये होगा ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित 100 बटा सामान्य लाभ की दर, जो कि क्वेश्चंस में अवेलेबल रहता होता है। बहुत सरल है, इसमें सारी चीजें आपको नोन है। अधिलाभ मैंने पहले ही बता दिया था कैसे निकालते हैं, ख्याति आप डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे आपका निकल जाएगा। खत्म हुआ, इस तरीके से कौन सा मेथड खत्म हो गया? पूंजीकरण विधि खत्म हो गई। चलिए अब पूंजीकरण विधि के बाद में हम और अगले मेथड में आ जाते हैं। अगला वाला जो इसके बाद मेथड मैं बताने जा रहा हूं बच्चों, वो है वार्षिकी। वार्षिकी विधि यानी कि एन्युटी मेथड। वार्षिकी विधि, ठीक है। अब वार्षिकी विधि में बच्चों चलो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। वार्षिकी विधि में ख्याति को निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका अधिलाभ कभी गुणित करना होता है 1 रुपए की वार्षिकी का मूल्य, और या तो कभी इसी अधिलाभ में हमको
भाग देना होता है इसी 1 रुपए की वार्षिकी का मूल्य को। आगे बात समझ में? कैसे बात समझ में आती है? कैसे? तो प्रॉब्लम यहां पर आपकी ये है, बात आपको जो यहां पर समझनी है वो सिर्फ इतनी है कि आप गुणा तब करेंगे जब आपको दी हुई 1 रुपए की वार्षिकी का जो मूल्य होगा वो 1 रुपए से अधिक होगा, तब आप इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, लेकिन दी हुई अगर 1 रुपए की वार्षिकी का मूल्य 1 रुपए से अगर कम है, अर्थात 0.89 है, 0.69 है, 0.78 है, ये सब 1 रुपए से कम है, तब आप उसको भाग देंगे। लेकिन वहीं 1 रुपए से अधिक है, मतलब 1.78 है, 1 रुपए से ज्यादा हो गया, तब आप उसको अधिकार के साथ में गुणा कर लेंगे। इस तरीके से बच्चों आपके समक्ष क्लासों में, समस्त कक्षाओं में आने वाला जो ख्याति का सवाल होता है वो इन्हीं विधियों के दायरे से होता है। इन विधियों को एक साथ इकट्ठे अगर आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बना लें और एक साथ अच्छे से पढ़ लें तो बड़ी आसानी से ये सारे मेथड हमको याद हो जाते हैं और बड़ी आसानी से हम बहुत अच्छे तरीके से अपने सारे सवाल हल कर लेते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास हम फिर किसी नई कक्षा के लिए लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।